नमस्कार। बड़ी खबर पर बड़ी और सार्थक बहस के साथ हम लेकर हाजिर है 5 की पंचायत। मैं हूं आपके साथ रीमा पराशर। संसद पर जिस तरीके से 5 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, पूछताछ जारी है, जांच भी जारी है। उन्होंने आकर संसद में वो घुसे और उसके बाद लोकसभा में जो दृश्य दिखाई दिया, उसके बाद सुरक्षा में चूक को लेकर तमाम बातें की जा रही हैं। विपक्ष जो है वो हंगामा बर्पा किए हुए है कल से अब तक, जबकि जांच भी चल रही है, गिरफ्तारी भी हो चुकी है और पूरी तरह से चाहे लोकसभा स्पीकर हो या फिर की सरकार की तरफ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो, जो कि उन्होंने आज बयान भी दिया, संसदीय मंत्री प्रहलाद जोशी हो, उन्होंने भी कहा कि पूरी तरह से जांच चल रही है। लेकिन उसके बीच भी लगातार हंगामा जारी रहा। गृह मंत्री का इस्तीफा तक इस पूरे मामले पर विपक्ष ने मांगना शुरू कर दिया कल से लेकर अब तक। और उसी बीच में सरकार की तरफ से कुछ तथ्य सामने आए और वो तथ्य सामने रखना काफी जरूरी है कि अब तक कितनी बार ऐसा हुआ है जबकि गैलरी में बैठे हुए यानी विजिटर्स गैलरी में बैठे हुए लोग उन्होंने हंगामा किया है, नारे लगाए हैं। और तो और कई घटनाएं ऐसी भी इससे पहले हो चुकी हैं जबकि लोग ऊपर से नीचे कूद पड़े हैं, नारेबाजी करते हुए, अपनी मांगे रखते हुए, और सर्वसम्मति के साथ उनके खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई भी नहीं की गई और उन्हें एक तरीके से छोड़ दिया गया, सिर्फ कुछ डांट फटकार करके। तो ये मामले पहले सामने आए। लेकिन इस बार जाहिर तौर पर विपक्ष के पास, क्योंकि इस सदन में उठाने के लिए, इस बार हंगामा करने के लिए कोई बड़ा मुद्दा अभी तक मिला नहीं था, तो इसीलिए कल एक मुद्दा मिला जिसके बाद अब हंगामा इसी मुद्दे पर चल रहा है। और उसी बीच सवाल यह भी खड़ा होता है कि संसद में सुरक्षा पर चूक को लेकर, जो कि सुरक्षा का मामला है जिस पर सबको एकजुट होना चाहिए, इस बारे में बात करनी चाहिए कि आखिर ये क्यों हुआ और भविष्य में इस तरह की चूक ना हो, उसको लेकर एजेंसियां क्या क्या कर सकती हैं, क्योंकि उनके खिलाफ भी कार्रवाई हुई है। जो सुरक्षा कर्मी रहे हैं, लोकसभा सचिवालय की तरफ से वहां भी बातचीत की गई है। लेकिन विपक्ष उस पर तो बात कर रहा है, लेकिन लगातार धीरज साहू, जो कि राज्यसभा के ही सदस्य हैं, कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो वो भी तो संसद का ही मामला है ना। सांसद के बतौर इस तरह से पैसे 350 करोड़ रुपए, कितने किलो सोना और हीरे अभी तक मिल चुके हैं उसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। लेकिन जब भी उस बारे में बात की जा रही है तो चाहे वो कांग्रेस हो या कांग्रेस के समर्थित सहयोगी दल हो, सभी की चुप्पी बरकरार है। तो जरा आज समझने की और समझाने की कोशिश करेंगे कि इन दोनों मामलों में एक तरफ तो हंगामा बरपा है और दूसरी तरफ चुप्पी बरपा है। ये इस तरह के डबल स्टैंडर्ड्स आखिर क्यों हैं? बड़े बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले ये दो अलग अलग घटनाएं, इन पर जरा ये पैकेज देख लीजिए। सबने उसको कंडम किया है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। और आपने तुरंत इसका संज्ञान लेते हुए इस मामले की पूरी जांच का जो है आदेश दे दिया है। मैं समझता हूं कि भविष्य में हम सारे सांसद, चाहे वो पक्ष के हों अथवा पर विपक्ष के हों, सभी को सावधानी बरतने की आवश्यकता है। सरकार की कोई मतलब ही नहीं है। जो हो गया सो हो गया, इस तरीके की एटीट्यूड है। जो हो गया सो हो गया, जो हो गया तो छोड़ दो। अरे इसको गहन चर्चा होना चाहिए, इसमें हमें क्या करना चाहिए, कहीं चूक है, गलत कहीं हुई है, इसको हमें पकड़ना चाहिए। ऑलरेडी इंक्वायरी शुरू हो चुका है सर। ऐसे इंसिडेंट जो पहले भी जब हुआ था, जो कुछ भी सिस्टम इसमें इंक्वायरी करने के लिए उस टाइम के स्पीकर जो कुछ भी कार्रवाई किया था, उसी तरह आज का स्पीकर भी बहुत संवेदनशील थे। माननीय स्पीकर ने आदेश दिया है और सरकार भी इसमें बहुत ही संवेदनशील है। ऐसे समय में जब पुन्नू जैसे बाहर विदेश में बैठे हुए लोग कुछ का कुछ बोल रहे हैं, तो मेरे हिसाब से आज की तारीख में देश और देश के लोगों को ध्यान में रख करके ऐसी कोई राजनीतिक बात नहीं करनी चाहिए। अपने मार्ग से भूले भटके हुए लड़के हैं, इस देश के नागरिक है, बच्चे हैं, बेरोजगार है, महंगाई बेरोजगारी के बारे में नारे देते हुए अंदर चले गए। मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। इस देश के युवाओं की दिशा बदल रही है, वो निराश है, विफलता से निराश है, उसके लिए सरकार जिम्मेदार है। विपक्ष का एक उनको मानसिक रोग है।
नकारात्मक रोग हो गया है, जिसका जो है उनका इलाज होना चाहिए। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से ये अपील करता हूँ कि विपक्ष के हमारे जितने शीर्षस्थ नेता हैं उनका मेंटल चेकअप कराएं और उनका इलाज कराएं। कांग्रेस पार्टी के साथ इसका कोई सरोकार नहीं है। ये एक व्यक्ति और वो व्यक्ति एक फैमिली के है। ये पैसा किसका है वो भी हमें पता नहीं। भारतीय जनता पार्टी करप्शन का सर्टिफिकेट सबको देती है, पर खुद एक करप्ट पार्टी बनकर रह गई है, क्योंकि सारे करप्शन के चार्जेस जिन जिन के ऊपर थे वो सब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। जो विक्टिम कार्ड बार बार विपक्ष के नेताओं के द्वारा खेला जाता रहा है कि भैया कि विपक्ष के नेताओं को ही क्यों टारगेट किया जाता है, सिर्फ हम ही लोग यहाँ क्यों छापे होते हैं, ईडीआई सीबीआई से विपक्ष के नेताओं को ही टारगेट करती है। मुझे लगता है ये प्रमाण है कि आपको टारगेट नहीं किया जा रहा, आपके यहाँ भ्रष्टाचार हुआ है। एज ए पॉलिटिकल पार्टी वो हमारे यहाँ मात्र सांसद है, हमने उनसे फेम करने को कहा है। ये तो कोई इनकार नहीं कर सकता कि बड़े उद्योगपति हैं, पूंजीपति हैं। ऐसे लोग जो भांति भांति के तर्कों से भ्रष्टाचारियों को कवच देते हैं, कवर अप करने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोग जो भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार करने वाली जांच एजेंसियों को बदनाम करने में दिन रात जुटे हुए हैं, वे समझ लें ये चुनाव नतीजे भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई का भी जन समर्थन है। तो विपक्ष में ही लग रहा है कि अलग अलग बयानबाजी जारी है। आपने संजय राउत को सुना, वो तो कह रहे हैं कि ये भटके हुए नौजवान हैं, और फिर हमने सुना कांग्रेस की तरफ से उनके प्रवक्ताओं को, प्रमोद तिवारी, जो कि कह रहे हैं कि वो तो हमारे एक सिर्फ सांसद हैं धीरज साहू, उनसे हमने एक्सप्लेनेशन मांग लिया है, लेकिन पार्टी का उनसे और कोई मतलब नहीं है। तो अपने ही सांसद से पार्टी का मतलब नहीं है, और दूसरी तरफ संसद पर जिस तरीके से चूक हुई उसको लेकर मतलब है। तो जरा मेहमानों का रुख कर लेते हैं, और हमारे साथ इस वक्त खास मेहमान जुड़ गए हैं। मैं परिचय करा देती हूँ। हमारे साथ तुहिन सिन्हा जी मौजूद है, जो कि प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से बात करने के लिए दीपक झा जी जुड़ रहे हैं, और प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। हमारे साथ संजय सराफ जी जुड़ गए हैं, जो कि एलजेपी के प्रवक्ता हैं, और कुछ ही देर में हमारे साथ तृणमूल कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मोहम्मद तौसीफ रहमान जुड़ेंगे, और बहुजन समाज पार्टी की तरफ से उनके सांसद मलूक नागर भी जुड़ेंगे, क्योंकि वो कल से लेकर अब तक काफ़ी सुर्खियों में हैं। जिस तरह से उन्होंने जो सुरक्षा में चूक को लेकर के जो पूरी वारदात हुई, जो लड़का और उसके साथ कुछ साथी आए, उनको पकड़ने में और दबोचने में काफ़ी अहम भूमिका निभाई। ज़रा उनसे भी समझेंगे कि ये क्या मामला है। लेकिन दीपक झा जी, शुरुआत आप ही से कर लेती हूँ। आपने दो अलग अलग बयान सुने। आपकी पार्टी धीरज साहू को तो मात्र एक सांसद मान रही है, एक्सप्लेनेशन मांग लिया है, उसके अलावा आपका कोई वास्ता नहीं है। दूसरी तरफ आप ही के एक सहयोगी शिवसेना उद्धव गुट के लोग, वो कह रहे हैं ये भटके हुए नौजवान थे। तो ये तालमेल की कमी है क्या? कुछ दिक्कत चल रही है आपस में? देखिए रीमा जी, आप दो मुद्दों को एक साथ लाना चाह रही हैं। हाँ। आप दाल चावल को खिचड़ी बनाना चाह रही हैं। खिचड़ी अच्छी रहती है डाइजेशन के लिए। बिल्कुल, खिचड़ी अच्छी रहती है डाइजेशन के लिए। पकोड़ा भी अच्छा है, चाय भी अच्छा है, चौकीदार भी अच्छा है। तो देश में यही होगा अब तो, है ना? खिचड़ी खाएंगे, पकोड़े तलेंगे और चाय पिलाएंगे, बस यही होना चाहिए। बात यह है कि जो नरेंद्र मोदी जी बड़े बड़े मंचों से बड़ी बड़ी बातें किया करते थे, तो एक धीरज साहू नाम के सांसद के पीछे छिप के अपने काले कारनामों को बचा नहीं सकते। धीरज साहू बिल्कुल जवाबदेही बनती है। आईटी ने इतने पैसे निकाले हैं, क्यों निकाले, कैसे निकाले? धीरज साहू का फर्ज बनता है मीडिया के सामने आए, देश के सामने आए और देश को बताएं। वो कोर्ट में जिस दिन पेशी होगी कोर्ट को बताएंगे, उसमें कहीं भाग नहीं रहे, कहीं डर नहीं रहे। मोदी जी ने क्या किया? ललित मोदी को भगा दिया, नीरव मोदी को भगा दिया, अपने सारे रिश्तेदारों को भगा दिया। देश में इनके जितने बड़े यार थे सबको देश से भगा दिया। धीरज साहू तो देश में बैठे हुए ना, कहीं भाग तो नहीं रहे। दूसरी बात आती है जो संसद पे हमला हुआ है। एक सेकेंड।
आपने कहा वो अपनी चुप्पी तोड़ेंगे, कब तोड़ेंगे? मतलब 350 करोड़ मिल चुके हैं, हीरे मिल चुके हैं, जवाहरात मिल चुके हैं, सोने पर सुहागा सोना मिला जा रहा है, तो मतलब एक लिमिट कहां पर जाकर रुकेगी, तब वो बोलेंगे इस पर। देखिए, किसी का चोरी तो किया नहीं है उन्होंने कि चोरी करके लाए हो और बताए हो कि भाई मैंने चोरी किया है। अगर आपके घर से चोरी किया और डाका डाला तो बताइए। मैं वो वही कर रहा कि आईटी को काम करने दीजिए, कोर्ट को काम करने दीजिए, पुलिस को काम करने दीजिए। आप लोगों के पास इंफॉर्मेशन आ रही है आज 352, 350, 355, ये कहां से इंफॉर्मेशन आती है? भाजपा कार्यालय से आती है क्या? दीपक झा जी, देश का बच्चा भी जो होगा ना, उसको भी ये पता होगा कि ब्लैक मनी कहां रखी जाती है और व्हाइट मनी कहां रखी जाती है। बैंक में रखी जाती है व्हाइट मनी, और घर में बिस्तर के नीचे छुपा कर, पाताल लोग बना कर वहां रखी जाती है ब्लैक मनी। ये बात आपको पता ही है, ये भी मुझे आपको बतानी पड़ रही है। नहीं रीमा, मतलब ये तो बताइए, कोई छुपा हुआ रहस्य है क्या? आप कह रहे हैं किसी के घर डाका नहीं डाला तो घर में ऐसे पैसे? रीमा जी, ये मुद्दा आप थोड़ा फोल्ड बैक बढ़ाइए। बहस करने का मेरे लिए बहस का मुद्दा नहीं। मैंने कह दिया, मेरी पार्टी के नेताओं ने कह दिया कि धीरज साहू आगे बयान देंगे, कार्रवाई होगी, जो उसके लिए तैयार है। पैसे कहां से है वो बताएं, उनको पूरा देश जानना चाहता है, कांग्रेस पार्टी जानना चाहती है। इसमें क्या बात है? कौन मना कर रहा है, कौन डिनाई कर रहा है? बात यह है, जो कल संसद भवन में हमले हुए, भाजपा के सांसद ने पास दिया। सपोज बिलीव कीजिए, अगर यकीन मानिए किसी दूसरी पार्टी के नेता ने अगर ये पास दिया होता, तो आप जैसे पत्रकार अभी पूरी पार्टी को, पूरे विपक्ष को देशद्रोही, गद्दार साबित करने का एक प्रोपोगेंडा चला रहे होते। ये बिल्कुल स्पष्ट तौर पे मैं कह रहा हूं। तो आप सवाल नहीं कर रहे हैं सत्ता से, आप सवाल कर रहे हैं विपक्ष से। आपकी मजबूरी क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन आपकी मजबूरियों से आगे बढ़ते हुए हम देश की बात करेंगे। बात बताइए, जिस समय अंग्रेज संसद भवन में बैठे थे, उस समय शहीद भगत सिंह ने संसद में धमाका किया था और कहा था जब सरकार तानाशाह हो जाए, गूंगी बहरी हो जाए, तो ऐसे धमाकों की जरूरत होती है। एक मिनट, मेरी मजबूरी, हमले की निंदा करता हूं, मेरी मजबूरी की चिंता, मेरी मजबूरी, अरे रुकिए तो सही दीपक झा जी, आपने मेरी मजबूरी की इतनी चिंता की, उसके लिए धन्यवाद। बहुत ज्यादा मजबूरी आपने बता दी मेरी मजबूरी की चिंता आप मत कीजिए, मैं करती हूँ। लेकिन मैं तुहिन सिन्हा जी के पास जाऊं, लेकिन बतौर पत्रकार ये भी मेरी मजबूरी है जनता को बताना कि सच्चाई क्या है। आपने अंग्रेजों तक आप पहुंच गए, उसकी जरूरत नहीं थी। भगत सिंह जी तक पहुंचने की जरूरत नहीं थी। उसके बाद आइए आप जरा देश में क्या हुआ था 2016, उसकी भी आपने जिक्र किया, लेकिन उससे पहले कितनी बार ऐसा हुआ है? 1982, 1974, 1983, 1967, कितने मामले ऐसे आए जबकि विजिटर गैलरी से नीचे उतरे लोग, कूदे लोग, और उसके बाद एक रेजोल्यूशन पास किया गया जिसमें यह हुआ कि इन्होंने गलती से ऐसा कर दिया, इनको डराकर धमकाकर या फिर कि कुछ एक वार्निंग देकर के छोड़ दिया जाए। तब किसकी सरकार थी? अंग्रेज थे तब देश में या कांग्रेस पार्टी थी? देखिए, जो लोग हैं देश के खिलाफ जितने लोग हैं उन पे सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन तब किसी ने ऐसे हो हल्ला नहीं किया था क्योंकि सुरक्षा का मामला था। मेरा कहना आपसे सिर्फ ये है, सुरक्षा का मामला है, संसद का सुरक्षा सर्वोपरि होना चाहिए। लेकिन भाजपा की सरकार आप 2001 क्यों भूल जाती है? आतंकवादी हमले हो जाते हैं। जब भाजपा की सरकार होती है, संसद पे अटैक क्यों हो जाते हैं? तब बात ये बहुत क्वेश्चन की है। तुहिन सिन्हा जी, इसका जवाब मैं आपसे लेना चाहूंगी। चलिए, ये वैसे बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव मुद्दा है, जिस तरह का आरोप यहाँ पर दीपक झा लगा रहे हैं कि जब बीजेपी की सरकार होती है तभी आतंकवादी हमले होते हैं। ये मतलब गौर करने वाली बात है। नमस्ते रीमा जी, सबको नमस्ते। देखिए, कितने दुख की बात है, आज से 22 साल पहले इस प्रकार का हमला जो है वो पाकिस्तान के आतंकवादी करते थे, पाकिस्तान द्वारा समर्थित आतंकवादी, और आज जो है इस प्रकार का हमला इस देश के अर्बन नक्सली लोग या फिर जिसको आप व्यवसायिक आंदोलन जीवी कहते हैं, वो लोग करते हैं। और दुर्भाग्यवश इन लोगों को इस विपक्ष का, मौजूदा विपक्ष का पूरा समर्थन है। देखिए, आपको मैं एक बात और याद दिलाना चाहता हूं। यहाँ पे 4 हमले जो हैं, 11 अप्रैल 1974 को भाजपा की सरकार नहीं थी, 26 जुलाई 1974 को भाजपा की सरकार नहीं थी जब इस तरह के इंसिडेंट हुए थे। निश्चित तौर पर यह बहुत ही चिंता का विषय है। लेकिन मैं साथ ही आपको एक और चीज याद दिलाना चाहता हूं। आपको पता है, इस देश में पहला जो हाईजैक इंसिडेंट विमान का किसने किया था? हाँ। कांग्रेस के 2 कार्यकर्ताओं ने किया था, भोलानाथ पांडे और देवेंद्र पांडे। 1978 में कलकत्ता से बनारस जा रही थी विमान, उसको हाईजैक किया था। क्यों किया था? क्योंकि इंदिरा गांधी उस वक्त गिरफ्तार थी।
इमरजेंसी के उपरांत और बाद भोलानाथ पांडे को इन्होंने एमएलए बनाया था। तो कहीं ना कहीं इन ऐसे तत्वों को मौजूदा कांग्रेस पार्टी और मौजूदा विपक्ष का एक खुला नहीं तो कम से कम गुप्त समर्थन निश्चित रूप से प्राप्त है। जो आंदोलन जीवी पकड़े गए हैं, आप उनकी तस्वीरें देख सकते हैं। हर जो प्रोटेस्ट रहा है सरकार के विरुद्ध, उसमें वो शामिल हो रहे थे। दूसरी बात, जहां तक धीरज साहू का सवाल है, देखिए ये कांग्रेस की निश्चित रूप से साजिश हो सकती है कि धीरज साहू का इतना गंभीर विषय है, 351 करोड़ रुपए अब तक पाए जा चुके हैं उनके। जो व्यक्ति 1 करोड़ का इनकम टैक्स इनकम टैक्स को दिखाता है कि अपने साल का आय जो है 1 करोड़ है, उसके पास 350 से भी ऊपर करोड़ है। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि उसमें कौन सा ऐसा विशेष टैलेंट कांग्रेस को दिखा कि 2 बार वो व्यक्ति लोकसभा का चुनाव हार चुका है। ठीक है, उसने कभी विधानसभा के चुनाव नहीं लड़े, लेकिन उसके बावजूद वो तीसरी बार जो है राज्यसभा का सांसद है। आप कवर करती हैं पार्लियामेंट को, आप कवर करती है पार्टी को, क्या कभी भी आपने उनके पार्लियामेंटेरियन के तौर पर उनके योगदान के बारे में कुछ भी सुना है? तो आखिर इस प्रकार के लोग जो हैं, सीधा प्रश्न है कांग्रेस पार्टी से कि क्या ये काला धन भारत जोड़ो यात्रा की फंडिंग कर रहा था? आखिर क्या मजबूरी है कांग्रेस पार्टी की जो इस प्रकार से चुप बैठे? मैं दीपक झा के पास क्विक रिएक्शन के लिए आऊं और तौसीफ जी के पास आऊं, लेकिन एक वो फोटो जो काफी वायरल है, जरा मैं अपने प्रोड्यूसर से कहूंगी वो साइकिल वाली फोटो दिखाइए, उसी पर सवाल पूछती हूँ मैं दीपक झा जी से। वो जो तस्वीर है ना दीपक झा, वो उनकी तस्वीर है धीरज साहू की, जिसमें वो पब्लिक परसेप्शन अपने बारे में बनाने के लिए बता रहे हैं कि मेरे पास तो पेट्रोल इतना महंगा है, पेट्रोल भरवाने के लिए अपनी गाड़ी में भी पैसा नहीं है, तो मैं तो गाड़ी अफोर्ड ही नहीं कर सकता, इसीलिए मुझे साइकिल चलानी पड़ रही है। ये वो तस्वीर है जिसमें वो साइकिल चला करके आ रहे हैं। तो ये जो पैसा है, ये कांग्रेस पार्टी का पैसा था क्या? उनके पास तो पेट्रोल भरवाने के भी पैसे नहीं है और उन्हीं के घर से पैसे और हीरे जवाहरात निकल रहे हैं। तो मैं समझ नहीं पा रही किसका पैसा उन्होंने अपने घर में रखा हुआ था। दीपक झा जी, थोड़ा बहुत निकाल लेते उसमें से पेट्रोल भरवाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, पेट्रोल 100 साल पुराना ये बिजनेस फैमिली है, 100 साल से पुरानी। इनकी डिस्टिलरी की काम है जिसमें 15 से 20 करोड़ रुपए डेली का इनका कैश का कलेक्शन होता है किसी भी डिस्टिलरी कंपनी का। दूसरी बात, आपने डीजल पेट्रोल, तो डीजल पेट्रोल पे बड़े बड़े एक्टर और स्टार कहते थे अपनी गाड़ी में जला देता हूँ, लगता है 2-4 बूंद पेट्रोल डाल के, क्योंकि BMW और ऑडी और मर्सिडीज से वो बड़े बड़े स्टार चलते थे। लेकिन जब से नरेंद्र मोदी जी आए तो उससे वो खामोश हो चुके। अरे सर, पहले साइकिल पर जवाब दीजिए ना दीपक झा जी। साइकिल चलाकर वो जाते थे संसद कि मेरे पास पेट्रोल के पैसे नहीं है। 350 करोड़ रुपए उनके घर से बरामद हुए अभी तक। सुनिए, पेट्रोल कितने का आता है? सुनिए मैडम, नरेंद्र मोदी जी की यही मंत्री मनमोहन सिंह को चूड़ियां भेजते थे, गैस सिलेंडर भेजते थे और बैलगाड़ी से जाते थे। इसके पीछे भी नरेंद्र मोदी है कि वो साइकिल चलाकर जा रहे हैं, तो 350 दबाकर। बोलने दीजिए ना मैडम, बोलने दीजिए। अच्छा नहीं लगता रीमा जी, आप तो बहुत, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है, आप डाइवर्ट कर रहे हो मुद्दे को। लेकिन सुनिए, बात सुनिए, आपसे बहस करना मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन आपका जवाब दे सकता हूं मैं। बस इतना चाहता हूं कि आपका जवाब दूं मैं। बात यह है कि जो कंधार हाईजैक के भूल जाते हैं भाई साहब, आतंकियों से भाजपा का रिश्ता है, आतंकी को छोड़ने भाजपा जाती है कंधार तक, तो कहां के चरित्र ढूंढ के लाते हैं इंदिरा गांधी और राजीव गांधी को ढूंढ के? अरे आतंकवादियों से भाजपा का संबंध है। आतंकवादी जब जब देश में हमले होते हैं, भाजपा उसका फायदा लेती है। सैनिकों की शहादत में नरेंद्र मोदी जी वोट मांगते हैं, पूरा देश देखता है। दीपक झा जी, आप क्या बोल रहे हैं? आपको पता है? आपको क्या पता है? आप क्या बोल रहे हैं? आतंकवादियों से बीजेपी का संबंध है, आपने ये बोला है। बिल्कुल, आतंकवादियों से? कौन से आतंकवादी से संबंध है बीजेपी का? देखिए, आतंकवादियों से बीजेपी का संबंध है, इसीलिए मैंने कहा कंधार तक ये जाते हैं उनको बिरयानी खिलाने। नरेंद्र मोदी जी पाकिस्तान चले जाते हैं, सीधा बिरयानी। आपको इतिहास के बारे में पता है क्या दीपक झा जी? बिरयानी कि अपहरण हुआ था ICH-14 का, उसके बाद देश ने क्या क्या देखा था? अब क्या बोल रहे हैं दीपक झा जी? इतिहास थोड़ा सा देख कर आइए प्लीज। मलूक नागर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मलूक नागर जी जुड़ गए, लेकिन मैं बाकी मेहमानों के पास आऊं। क्विक रिएक्शन, क्योंकि बहुत बड़ा आरोप लगाया तो इन सिन्हा जी, आतंकवादियों से बीजेपी का संबंध है। देखिए, 2005 से 2008 के बीच जब इनकी सरकार थी, औसतन जो है हर 30-40 दिन पर एक बड़ा विस्फोट होता था देश में। आपने भी देखा है, कोई ऐसा शहर नहीं था जो सुरक्षित था। गुवाहाटी से लेकर हैदराबाद से लेकर अहमदाबाद, जयपुर, हर जगह इस प्रकार के विस्फोट जो है हर 30-40 दिन में होते थे।
उन दिनों अगर विकीलीक्स की माने तो राहुल गांधी क्या कर रहे थे, यूएस एम्बेसी में जाकर वो कहते थे कि इस देश को सबसे बड़ा खतरा हिंदू एक्सट्रीमिज्म से है। दिग्विजय सिंह क्या करते थे, एक किताब को उन्होंने विमोचन किया था, एक किताब का जिसका शीर्षक था, जिसका नाम था 26/11 आरएसएस की साजिश। तो इस तरह से आतंकवादियों को संरक्षण देने का काम हमेशा कांग्रेस पार्टी ने किया, और बहुत दुख की बात है कि आज आपके शो पर इस तरह के भद्दे और गंदे आरोप भारतीय जनता पार्टी पे लगाया जाए। नहीं, मतलब मैं भी नहीं समझ पा रही, जब तक सबूत ना हो इस तरीके की बात नहीं करनी चाहिए। दीपक झा जी, आप देश की एक ऐसी पार्टी जो पिछले 9 साल से सत्ता में है, केंद्र में इतने राज्यों में सरकार है, उस पर इस तरह का आप आरोप लगाएं सिर्फ अपनी राजनीति के लिए, वो ठीक नहीं है। तौसीफ जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। एक मिनट रुकिए दीपक झा जी, मेरे 3 और मेहमान जुड़े हुए हैं। दीपक झा जी, 3 और मेहमान जुड़े हुए हैं, जरा उनका रुख करने दीजिए आप मुझे। 1 मिनट रुकिए। जवाब दे दीजिए, शहीद के नाम पे, शहादत के नाम पे, सेना के नाम पे भाजपा क्यों वोट मांगती है? नरेंद्र मोदी जी क्यों वोट मांगते हैं शहीदों के नाम पे? 26/11 के बाद ये जो है, इन्होंने शर्मल शेख में हरकत की थी। सेना को राजनीति में लाते क्यों हैं आप लोग? एक सेकेंड मैं आपको बताऊं, 26/11 के मात्र 7 महीने के बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह शर्मल शेख चलिए रुकिए होते हैं, जहां पाकिस्तान को खुली छूट दी जाती है क्या बलूचिस्तान में भारत की भूमिका को। दीपक झा जी, दूरदर्शन पर इस तरह से डिबेट में नहीं करती हूँ। दीपक झा जी, 1 मिनट रुकिए। आप पहले भी हमारे शो में आ चुके हैं। दूरदर्शन पर इस तरह की डिबेट में नहीं करती हूँ कि बीच में इस तरीके से रनिंग कमेंट्री की जाए और इस तरीके से पंछी उड़ाए जाए। सब अपनी अपनी बारी में बोलते हैं, क्योंकि मैं यहाँ वरिष्ठ लोगों को बुलाती हूँ और आप भी पार्टी के प्रवक्ता हैं। उम्मीद है अपनी अपनी बारी का इंतजार करें, क्योंकि बाकी लोग भी इंतजार कर रहे हैं। मलूक नागर जी, जो कि कल प्रत्यक्षदर्शी थे, उनसे भी मैं जरा जानने की कोशिश करूंगी, लेकिन क्विक रिएक्शन। तौसीफ जी, अभी आपने साइकिल की फोटो देखी ना, ये भ्रष्टाचार पर चुप्पी और सुरक्षा पर सियासत, ये क्यों चल रही है देश की सुरक्षा के साथ में? देखिए रीमा जी, जब भ्रष्टाचार की बात होती है तो बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। अब अगर मैं कार्रवाई की बात करूंगा तो मुझे पता है कि पलटवार पे तुहिन जी वहां पर बैठे हैं, वो तो टीएमसी के ऊपर भी वार करेंगे, मैं समझ सकता हूं। और भ्रष्टाचार अगर किसी भी पार्टी में अगर होती है तो कोई बर्दाश्त करने वाली बात नहीं है। कोर्ट अपना एक्शन लेता है, कोर्ट टेक्स इट्स ओन एक्शन, और बिल्कुल सही भी है। इसमें तो कोई दो राय होना भी नहीं चाहिए कि आप इसमें बात ना करें, बात होनी चाहिए बिल्कुल। और जब आपके घर से जब इतने पैसे निकलते हैं, चाहे वो किसी की पार्टी की भी हो, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं कानून को बीच में आना चाहिए। मगर रीमा जी देखिए, मैं आपसे 2 मिनट लूंगा, क्योंकि आप एक वरिष्ठ पत्रकार है और मैं दूरदर्शन में बैठा हूं। और दूरदर्शन की एक खासियत यह है कि बचपन से जो मैं देखते हुए आ रहा हूं, काफी एक गंभीर इनकी ऑडियंस है, बहुत सीरियस ऑडियंस होती है, जो सियासत को समझती है, जो टिप्पणी को बहुत सीरियस लेती है। ये ऑडियंस वो नहीं होते हैं जो ऐड देखने वाले बैठ के रहते हैं, जिनको मजा चाहिए। दूरदर्शन की ऑडियंस काफी सीरियस होती है। एक बहुत सीरियस बात यह है रीमा जी कि आप भ्रष्टाचार पे हम ये 50 साल से लड़ते हुए आ रहे हैं। तुहिन जी ने कहा कि भाई पार्लियामेंट में ऐसी अटैक पहले भी हो चुकी है, तो क्या इस पहले अटैक के वजह से कल जो हुआ इसको हम नजरअंदाज कर दें? इसी नजरअंदाज के चक्कर में महुआ मोइत्रा को सस्पेंड किया गया। उन्होंने लॉगिन पासवर्ड को शेयर किया, जो टीएमसी ने इसको सपोर्ट नहीं किया था। टीएमसी ने सपोर्ट किया था कि आप एक औरत जात को एज अ पार्लियामेंट्री आपको सपोर्ट देना चाहिए, एंड टीएमसी इज विद महुआ मोइत्रा। बट जब लॉगिन आईडी पासवर्ड की बात आई थी, हमने कहा था आप एक्शन लीजिए, आपको अपने जिस भी डिसिप्लिनरी कमेटी से आपको काम करना है, पैनल कमेटी बैठानी है, आप करिए। मगर रीमा जी आप ये बताइए, अगर भाजपा किसी को अगर एक लेटर जारी करता है पार्लियामेंट में अंदर जाने के लिए, उसकी पूरी जिम्मेदारी बनती है कि उसका शिजरा, उसका बैकग्राउंड चेक करे। बहुत बड़ी आपत्ति की बात है रीमा जी, मैं दूरदर्शन के व्यूअर्स से बात कर रहा हूं। 140 से 150 करोड़ की आबादी मुझे लगता है कल से खतरे में हो चुकी है, क्योंकि पार्लियामेंट एक ऐसी जगह है, क्यों आप इतनी वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको भी अपनी आईडी दिखा के ही जाना पड़ता है अंदर। यू कांट गो इनसाइड। सबसे बड़ा सवाल है, आपने प्रोटेस्ट किया, आप लेफ्टिस्ट हैं, आप कोई भी थे, आपने जूते में उस चीज को डाला कैसे? और डाल तो डाल दिया, आप पार कैसे हो गए? वहां पर इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट फेल। आपने बंगाल के गरीबों का पैसा मारकर पार्लियामेंट बनाया, बनाओ, अच्छी बात है। बंगाल के गरीबों का पैसा खर्चा किया। जी मैं आ रहा हूं रीमा जी, मैं आ रहा हूं।
100 डेज के बहुत पैसे यहाँ पर बाकी है, उसका पूरा डिटेल में तुहिन जी को पता होगा। सर मनरेगा का रुकिए, पैसा मैं आती हूँ तौसीफ जी, काफी लंबा आपने बोला, अब जरा मुझे एक बार मलूक लांगड़ जी के पास आना होगा। लेकिन जो आपने बात की संसद जो है ना, संसद तो देश के पूरे देश के लिए, वो ना सिर्फ बीजेपी के लिए है, ना सिर्फ कांग्रेस के लिए, आपकी पार्टी के लिए भी है, एलजेपी के लिए भी है, बीएसपी के लिए भी है। तो बंगाल के गरीबों का पैसा मारकर देश की संसद बनाना, ये एक अजीब सा आपने यहाँ पे एक अजीब सा एग्जांपल दिया है। एनीवेज, मलूक नागर जी, मैं आती हूँ मलूक नागर जी का रुख करूंगी, क्योंकि वो कल वहां प्रत्यक्षदर्शी भी थे और कल से अब तक हम देख रहे हैं कि किस तरीके से वहां से राजनीति हो रही है। मलूक जी, कल आप वहां पर थे, आपकी आंखों के सामने सब कुछ हुआ। कांग्रेस पार्टी ट्वीट कर रही है कि जननायक यानी राहुल गांधी वो बिल्कुल हिले भी नहीं, टस से मस नहीं हुए और डरे भी नहीं, वो वहीं खड़े रहे और देख रहे थे वो लगातार। ये जो राजनीति का पुट दिया जा रहा है कल से अब तक, ये सही लग रहा है क्या? और वो जो सीन आपने वहां देखा, मलूक जी आवाज आ रही है? देखिए, आपका डिबेट पे इतने सारे इश्यूज को कंफ्यूजन में ले आते हैं एक साथ में, जो बोलने वाले लोग हैं वो भी, और कहीं ना कहीं थोड़ा सा आप भी, एक दोनों अलग अलग बात हैं जो आप पूछ रहे हैं। एक इशू को एक ही बार में पूछना चाहिए कि कौन सा चीज़ आप पूछना चाह रहे हैं। हम वहाँ पे थे, पीछे घटना घटी, और हाँ, ये पता नहीं मुझे लौट के मेरी आवाज़ आ रही है, क्या हो रहा है ये समझ नहीं आ रहा। नहीं, आप बोलिए, आपकी आवाज़ लाउड एंड क्लियर है। रीमा जी, वहाँ पीछे से एक आदमी कूदा, हमें लगा कुछ गिरा है, फिर हाँ पीछे से एक आदमी वहाँ कूदा तो हमें लगा कुछ गिरा है। हमने मुड़ के देखा तो दूसरा आदमी भी पीछे से कूदा, और जैसे ही वो भगना शुरू किया, उसने उस साइड में से निकलने की जगह थी, उस पर नहीं गया, वो कूदता हुआ गया जहाँ एमपी बैठते हैं। तो एक तरफ बेनीवाल साहब बैठे हुए थे एमपी, एक तरफ में हम भागे, 4-5 एमपी और भागे, उसे पकड़ करके और उसकी अच्छी खासे ठीक ठाक करा, क्योंकि हमको लगा कि जो लोग एमपी बाहर को भाग रहे हैं और वो अगर उस पर वेपन है तो वो तो सीधा मार देगा उठा करके, तो इससे अच्छा इसे ही पकड़ लिया जाए। तो ये घटना पूरी ऐसे हुई है। और जहाँ तक बात राहुल गांधी जी की खड़े होने की है, वहाँ तो कोई चॉइस ही नहीं थी, जहाँ खड़े थे और वो राहुल गांधी जी वहाँ थे, ये बात तो सही है, ये तो सच है इसमें। बट क्वेश्चन एक है कि फेलियोरिटी वहाँ तक पहुँचने में उन लोगों की कहीं ना कहीं सिक्योरिटी में तो ढील थी। और जहाँ तक बात आज विपक्षी जो हमारे साथी लोग हैं, कांग्रेस के लोग हैं, पहले कह रहे, पहले भी ऐसे जो हमारे साथी जो वो अब उनको राजनीति कर रहे हैं ऐसे समय पे कि कुछ की कुछ बोल रहे हैं। मेरे हिसाब से ये समय ऐसा है कि इस पे राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, और देश के लिए और देश की संसद कैसे बढ़िया चले, इस पे हमें काम करना चाहिए सबको। ये आपने अहम बात कही मलूक जी। संजय जी, इसी राजनीति पर तो मेरा सवाल है ना, ये राजनीति सुरक्षा के मामलों पर कभी सेना के शौर्य पर सवाल उठाना। देखिए रीमा जी, देखिए ये बहुत अजीब बात हो गई कि चलनी चाहिए। चलनी क्यों नहीं चाहिए? हमारी क्या औकात होगी कि हम पार्लियामेंट को स्थगित कर दें? ये हमारी औकात नहीं है ना। ये स्पीकर साहब बैठते, मगर एक लोकसभा पे आप घुस के इसको बीजेपी मानने को तैयार क्यों नहीं कि भाई प्रताप जी ने किसी को एंट्री दे दिया, वो 4 जन, 2 बाहर 2 अंदर। अरे आप कैनिस्टर लेके अंदर चले गए, आप आरडीएस लेके जा सकते थे कल। व्हाट इज दिस? आप ये साफ क्यों नहीं बोलते कि भाजपा के एमपी के ऊपर? ठीक है, बिल्कुल संजय सराफ, ठीक है, मैं आ रही हूँ उसी पर संजय सराफ जी। देखिए रीमा जी, इसमें कोई शक नहीं है कि जितने भी मेंबर पार्लियामेंट आते हैं, हर एक मेंबर पार्लियामेंट के यहाँ 12 से 14 लोग, 15 लाख लोग उनकी कंस्टिट्यूंसी में होते हैं, और कहीं पर कोई ऐसी सिक्योरिटी नहीं होती है कि जब भी पास किया जाता है, चाहे अभी टीएमसी वाला क्या चलाए, इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी इसमें हर एक कोई भी कार्यकर्ता साथ में लेके आ जाता है, आधार कार्ड जमा किया जाता है, ऑन दैट बेसिस पास बनाया जाता है, एमपी के माध्यम से एमपी पास देता है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि एमपी ने पास दे दिया तो एमपी को क्वेश्चन नहीं करो या अकाउंटेबिलिटी रखो इसमें। और इनके मोत्रा का दूसरा केस है, मोत्रा ने पूरा अपना जो उसने हैंड ओवर किया था, उसने अपना इंटरनेट ही हैंड ओवर किया था, उसी के माध्यम से उसके नाम से आ रहा था।
दे आर टू डिफरेंट थिंग्स। ये लोग को करप्शन की बात करनी चाहिए। कांग्रेस का साथी बहुत चला रहा था, उसको बोलना चाहे 350 140 करोड़ की आबादी आप खतरे में रख दिए हैं। पार्लियामेंट के लोग चले गए। बीच में नहीं, बीच में नहीं, बीच में नहीं, बीच में नहीं, क्यों बोल रहे हैं? बीच में नहीं, मोहम्मद तौसीफ बीच में नहीं, अपनी बारी में बोलिएगा, अपनी बारी में बोलिएगा ना, उनको बोलने दीजिए। ममता बनर्जी की तरह हर जगह घुस जाते हैं बीच में। अपनी जगह पर अपनी जगह बना दीजिए, वो चीफ मिनिस्टर ऊपर रहने दीजिए। प्रधानमंत्री बनने के लिए और 20 साल लगेंगे इससे। बात ऐसी है, जहां पर करप्शन की बात है, कांग्रेस को इस पर बोलना चाहिए, कांग्रेस के साथ इंडी गठबंधन को बोलना चाहिए। ये पैसा इन्होंने एनडीए को हराने के लिए वहां पर रखा था। ये किसी एक का पैसा नहीं है, ये राहुल गांधी का पैसा है, ये केजरीवाल का पैसा है, ये ममता बनर्जी का पैसा है, ये पूरी इंडी गठबंधन के नेताओं का पैसा है। और कह रहा है कांग्रेस का प्रवक्ता कह रहा है 20 करोड़ रुपए। अगर 20 करोड़ रुपए उसकी दिन की इनकम है, वो दूसरे दिन बैंक में जमा करेगा। वो 350-400 करोड़ घर में नहीं रखेगा। अगर उसकी 50 करोड़ भी इनकम है, नहीं, ठीक है। आपने दो चीजें, हाँ संजय जी, आपने दो चीजें क्लब की। मैं एक एक करके आ रही हूँ इन्हीं मुद्दों पर। तुहिन सिन्हा, क्या महुआ मोइत्रा और साथ में जो कल हुआ, जिन सांसद की वजह से वो लोग अंदर आए, मतलब कि ये तो एक प्रोसीजर होता है ना, कई बार हमारे पास भी पास नहीं होता है, जब पार्लियामेंट का पत्रकारों के पास किसी ना किसी सांसद से हम लोग एक वो लिखवाते हैं, साइन करवाते हैं और चले जाते हैं। तो ये तो एक प्रोसीजर चला ही आ रहा है जब से संसद बनी है, इसमें कोई नई बात तो है नहीं। लेकिन ये दो चीजों को जो क्लब किया जा रहा है, महुआ मोइत्रा और साथ में कल की घटना, तो इन सिन्हा आपने बिल्कुल ठीक कहा रीमा जी, इसी प्रकार से अब तक हो रहा था। देखिए पिछले 9.5 वर्षों में इस देश ने मोदी जी के नेतृत्व में जो कन्वेंशनल टेरर था, पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित टेररिज्म था, उसको परास्त कर दिया है। लेकिन ये अर्बन नक्सली और ये जो आंदोलन जीवी है, ये एक नए किस्म की चुनौती जो है इस देश के सामने पेश कर रहे हैं। और इस निश्चित तौर पर कल जो हुआ उसके बाद सरकार भी जो है और आम जनता को भी बहुत ज्यादा सचेत रहने की आवश्यकता है। ये हमारे लिए एक लर्निंग एक्सपीरियंस है। निश्चित तौर पर ये एक लैप्स की तौर पर देखा जाएगा, लेकिन ये इससे यही साबित हुआ है जो आप हाइब्रिड टेरर जो भाषा यूज करते हैं कश्मीर में, ये व्हाइट कॉलर टेररिस्ट जो है आज जो है पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट से ज्यादा खतरनाक हो गए हैं। क्योंकि ये किसी भी वेशभूषा में ये आधार कार्ड लेकर आते हैं पास लेने के लिए, और ऐसी स्थिति में आमतौर पर कोई भी जन नेता इनको अब तक रिफ्यूज नहीं कर रहा। ठीक है, यहाँ से जो है निश्चित तौर पर और ज्यादा सबसे पहले भाजपा के एमपी को सस्पेंड करना चाहिए। ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो किसको पास दे रहे हैं। ये मजाक है, आप किसी भी रास्ते चलते को आप एमपी के पास दे देंगे। सर आप टिट फॉर टैट की बात हो रही। मलूक नागर जी, एक मिनट। मलूक नागर जी, एक वो घटना भी हमने देखी थी संसद में, जब अलग तेलंगाना राज्य की मांग को लेकर के सांसदों ने ही पेपर स्प्रे जो है वो वहां पर फेंकना शुरू कर दिया, जिससे कितने सारे सांसद घायल हो गए थे। वो भी तो दृश्य था ना। तो फिर तो सांसदों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, और कार्रवाई तो हो ही रही है। उनसे पूछताछ भी की जा रही है, जांच भी हो रही है। इसके अलावा और क्या बात? घर की लड़ाई में फर्क होता है रीमा जी। अपने एमपी की लड़ाई में फर्क होता है। लेकर के सांसद अंदर आ जाते हैं और अपने बाकी सांसदों को वो हमला करके घायल कर देते हैं। मलूक नागर जी, आप जितना भी कवर करिए, सांसदों के लिए भी तो कुछ होना। फिर मलूक नागर जी, आप जितना भी कवर करिए, मैं कवर क्यों करूंगी? मैं सवाल पूछ रही हूँ ना। समझ रहे हैं। अरे सवाल का जवाब तो देने दीजिए। बोलना है तो अगर आप दोनों को ही बोलते रहना है तो मैं चुप ही रहता हूँ, बैठा रहता हूँ। आप इंडी गठबंधन से बाहर है ना मलूक जी, मुझे बोलने दो ना। आपको बोलने दे रही हूँ, तभी तो मैंने आपसे सवाल पूछा। दो अलग अलग इशू हैं, पर अगर इस बीजेपी के एमपी को जिसने पास बनवाया, हम अभी जी, हाँ मैं कह रहा हूँ आप दोनों ही बात कर रहे थे ना आपस में। मैं कह रहा हूँ दोनों अलग अलग इशू हैं। अगर बीजेपी के एमपी जिसने पास बनवाया, अगर रीमा जी आप या भाजपा के बैठे हुए इसको क्लियर चिट देंगे तो ये भी ठीक नहीं है। एमपी जिसको जानता ही नहीं है, वो 6 लोग हैं, तो एक एमपी 2 पास बनवा सकता है, 6 कैसे बने? एक एमपी 2 पास बनवा सकता है, 4 कैसे बने? और एमपी जिनको जानता ही नहीं है तो उनका पास कैसे बनाया?
तो आप उनको नहीं बचा सकते, क्योंकि अंदर जाके उन्होंने सारे 543 के 43, जिसमें ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर भी हैं, ऑनरेबल होम मिनिस्टर भी हैं, ऑनरेबल स्पीकर भी हैं, ऑनरेबल सारे मिनिस्टर्स भी हैं, सबको डेथ थ्रेटनिंग थी, तो उनको बचाया नहीं जा सकता। वो भी कहीं ना कहीं जांच के घेरे में आने चाहिए, उनकी भी जवाबदेही होनी चाहिए। और ये सांसदों को 543 को एक ही जैसे पैमाने पे देखना पड़ेगा, किसी को भी। हम जहाँ तक व्यक्तिगत स्तर पे हमारी बात है, हमारी पार्टी की बात है, अगर महुआ मोत्रा को 5 देशों से जाकर के आईडी कर दे करके और ऐसे प्रश्न फीड कराते हैं जिसमें देश की सरकार को नुकसान होता है, यह देश की एकता और अखंडता को खतरा होता है, यह देश के लिए वो कानून के हिसाब से गलत है, अगर आपने उस पर एक्शन लिया तो एक उसको साइड में रखो, पर इसको कैसे बचा सकते हैं? ये सौतेला व्यवहार नहीं चल सकता। दोनों को एक ही तराजू से तोलना पड़ेगा, एक ही तरीके से देखना पड़ेगा। और सिक्योरिटी फेलियर थी और इसको हल्का नहीं लिया जा सकता। अगर केमिकल वेपन होता तो सबकी हमारी आंखें बंद हुई होती और हमारा जो है फेफड़े भी बंद हुए होते। और रीमा जी यहाँ टेलीविज़न पे बैठ के जो आपके सामने हमारे साथी बैठे हैं, ये भी और आप भी अब सोच रहे हैं, हमारा देखो जब हम सामने थे कोई सिक्योरिटी वाला नहीं था और हमने पकड़ा जब उसको और उसकी पिटाई की है, हनुमान बेनीवाल और मैं सबसे पहले 2 आदमी थे। उस स्थिति में जाके सोच के देखो कि सीधा जब उसने वो सो कॉल्ड गैस बम कहो, सो कॉल्ड कलर बम कहो, जब उसने वो छोड़ा और जब धुआं फैला, तो उस समय लग रहा था आज हमारी आंख भी गई और फेफड़े अभी थोड़ी देर बंद हो जाएंगे, घर वालों से बात भी नहीं कर पाएंगे। इससे तो ये हमें मारना है, मार ही लो इसे। और खूब दब करके हमने उसकी पिटाई करी है। उस एंगल से देखो, बचाव मत करो इसका। एक तो ये पार्ट है। दूसरा, जहाँ तक कांग्रेस में उसके सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन, जिसमें हम तो थे नहीं, वो अगर बचाव करेंगे उन 6 के 6 का और कहेंगे नहीं वो तो देश की जो समस्याएं हैं उनको उजागर कर रहे थे, नहीं वो तो बेरोजगारी की वजह से फ्रस्ट्रेशन में थे, तो ये चीज़ माफ़ नहीं करी जा सकती। वो भी बिल्कुल आतंक के जैसी घटना थी। विदेश में बैठे हुए लोग इसको देख करके उनकी उग्रवादियों की हिम्मत बढ़ती है। विदेश में बैठे हुए लोग जो कनाडा में बैठे हुए हैं उनकी हिम्मत बढ़ती है और हमारे देश पे कहीं खतरा नज़दीक आए या हमारे देश की कहीं शान में कमी आए या देश पे हमारे पे डॉट लगे, वो भी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। इसलिए हमारे देश की सभी पार्टियों को, हमारे देश के सभी एमपीओं को, पक्ष को और विपक्ष को, सरकार को और विपक्ष को एकजुट होकर देश हित और जनहित में काम करना चाहिए और सबको एक ही तराजू से तोलना चाहिए। मलूक नागर जी, बहुत अहम आपने बात कही, लेकिन आपने जो कल की दास्तान बताई, जाहिर तौर पर चाहे वो कल की घटना हो या फिर कि जब आतंकवादियों ने हमारे देश की लोकतंत्र की संसद पर हमला किया, तो मैं बतौर पत्रकार वहां मौजूद थी और जिनकी शहादत हुई ना, जो उस वक्त आप जैसे सांसदों को, जो सभी लोग वहां मौजूद थे, प्रधानमंत्री से लेकर सभी सांसद, उनको बचाने के लिए जिन्होंने शहादत दी। एक मिनट, मैं आपको नहीं, मैं भी आपसे काम की बात कर रही हूँ मलूक नागर जी, क्योंकि आपने कहा कल जो कुछ हुआ उसको लेकर के सेंसिटिविटी नहीं है। तो अगर उस दिन हम पत्रकार और हमारे पत्रकारों में से कैमरामैन की जान भी गई थी उस दौरान, तो हम उस दर्द को समझ सकते हैं। तो ना मैं उसको जस्टिफाई कर रही हूँ, ना ही मैं कल की सुरक्षा में चूक को जस्टिफाई कर रही हूँ। दोनों में से किसी में भी कोई तालमेल बिठाना जो है वो सही नहीं है। कोई भी ना तो कल की घटना के पक्ष में खड़ा है। आपने कहा कि डिफेंड करने से नहीं होगा, तो डिफेंड कर कौन रहा है? सब कह रहे हैं सुरक्षा में चूक हुई और इसीलिए लोकसभा सचिवालय में ने जो सुरक्षा कर्मी थे उनको सस्पेंड भी किया है और जांच भी चल रही है, गिरफ्तारी भी हुई है। इसको कोई भी कहीं भी देश का कोई भी निवासी और कोई पत्रकार इसको डिफेंड नहीं कर सकता। ना बीजेपी कर रही है, मुझे लगता है तुहिन सिन्हा ने अभी तक डिफेंड तो नहीं किया है। तो फिर ये राशन पानी लेकर इस बात पर चढ़ना मुझे समझ नहीं आया। लेकिन तुहिन सिन्हा जी जवाब दीजिए। मेरी बारी है? हाँ, तुहिन सिन्हा जी। देखिए, टीएमसी जो है इतनी इसलिए चिल्ला रहे हैं क्योंकि इनके पास भी एक धीरज साहू है, पार्था चैटर्जी, जिसके घर से, जिसके सहयोगी के घर से पिछले साल जो है 50 करोड़ रुपए बरामद हुए थे। हमने जितना एक्शन लेना था अभी तक ले लिया है। ये संपूर्ण जांच हो रहा है जिसमें कि उस एमपी प्रताप सिम्हा जी की लापरवाही यदि हुई है तो उस पर भी जांच की जाएगी कि क्यों इस प्रकार की लापरवाही उनके द्वारा हुई है। यूएपीए के कठोर धाराओं के तहत इनके ऊपर केस बनाए जाएंगे और इनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। हम माफ नहीं करेंगे। जैसे कांग्रेस जो है राहुल गांधी, जो राजीव गांधी के ही हत्या माफ करने पर अड़ी रहती है, हम इनको माफ नहीं करेंगे। ये मैं आपको आपके शो पे जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं।
लेकिन टीएमसी के लिए ना थोड़ा उछलना, ये एमपी को डेरेक को किसको माफ नहीं करेंगे? अनुशासनहीनता से ध्यान भाजपा के एमपी को माफ नहीं करेंगे? आप साफ पहले बताइए ना। जो है अपने धीरज साहू, पार्था चैटर्जी के हरकतों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। इनसे आगाही पार्था चैटर्जी जेल में है, उनको सस्पेंड कर दिया गया है। सर आपको आइडिया नहीं है, आप भाजपा के एमपी को राडा लगाएंगे कि नहीं ये बताइए। आप सस्पेंड नहीं करते, आप आतंकवाद से जोड़ेंगे कि नहीं? किस मुंह से जाते जनता के पास? 50 करोड़ रुपए जो है उनके सहयोगी के घर से मिलता है। अच्छा छोड़िए, तब की बात छोड़िए, हम उसके 2021 के बाद 20 सीट के साथ जीते हैं। 2021 के इलेक्शन में उसके बाद भी 20 सीटों के पास जीते हैं। आपके एमपी जो है वो आज से 10 साल पहले भी जब तेलंगाना का बिल इंट्रोड्यूस हुआ था उस समय भी पेपर फाड़ते थे, आज भी पार्लियामेंट में वही हरकतें करते हैं। तो इन लोगों से भी इस देश को खतरा है और इसीलिए इनको विलंब इनको संसद से हटाया गया है। मैं जरा दीपक झा जी के पास आऊं, क्योंकि मलूक नागर जी ने स्टार्ट ही इस बात से किया था कि 2 मुद्दों को मैंने क्लब कर दिया है। वही बात दीपक झा भी कह रहे हैं कि 2 अलग अलग मुद्दे, भ्रष्टाचार अलग मामला है, सुरक्षा अलग मामला है। मैंने इनको क्लब क्यों किया? तो मैंने क्लब क्यों किया वो जरा मैं बता देती हूँ। क्योंकि कल जब 2 विंडो में ये तस्वीरें चल रही थी ना, तो जहां मैं थी लोगों के बीच में, आम लोग थे, वो देश की जनता, उनका ये कहना था कि सुरक्षा को लेकर मापदंड तय होने चाहिए, चाहे वो सेना के शौर्य पर सवाल वाला मुद्दा हो या फिर कि सुरक्षा को लेकर जांच करनी हो या आतंकवादियों का किस तरह से हौसला पस्त करना हो, उन सब पर बात होनी चाहिए। लेकिन ये जो नोट मिल रहे हैं इस पर अभी तक कहीं कोई बात दिखाई नहीं दे रही नेताओं की तरफ से जो ऑपोजिशन के हैं। इसलिए मुझे लगा कि दोनों ही मुद्दों को जरा चर्चा तो दोनों पर होनी चाहिए ना, फिर देश की जनता दोनों पर जानना चाहती है। दीपक झा जी, तो फिर क्लब करना नहीं करना, भ्रष्टाचार पर चुप्पी, अब सुरक्षा पर तो बात हो गई, सबका स्टैंड भी आ गया, नहीं बख्शा जाएगा ये भी बात आ गई, लेकिन धीरज साहू पर क्या होगा वो भी तो बता दीजिए थोड़ा सा। रीमा जी, भाजपा प्रवक्ता किस तरीके से अपना बचाव करते हैं? आप सवाल करते हैं, संसद में पहुंच जाते हैं पार्था चैटर्जी पे। आप ये बताइए ना, भाजपा अजीत पवार का नाम जानती है नहीं जानती है? महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम है। भाजपा शुभेंदु अधिकारी का नाम जानती है नहीं जानती? मुकुल रॉय का नाम जानती है? सारदा घोटाले में नहीं जानती? हेमंता बिश्व शर्मा का नाम जानती कि नहीं? इन सब के ऊपर कार्रवाई। और यहां तक मैं आपको बताऊं, अभी 29 नवंबर को ईडी ने छगन भुजबल को, जो महाराष्ट्र में कैबिनेट मिनिस्टर है, उनको क्लीन चिट दे दिया है और कहा कि इनके खिलाफ जो हमने केस फाइल किया था उसकी फाइल खो गई है और कोर्ट ने उनको बरी कर दिया। तो ये है, भाजपा में आइए और गंगा नहा लीजिए, मुक्त हो जाइए भ्रष्टाचार की गंगा से। तो भाजपा अपने यहाँ पे आकंठ गले डूबी हुए भ्रष्टाचार उस पर बात नहीं करेगी। भाजपा के कितने नेताओं पे ईडी सीबीआई की रेड पड़ी, बता दीजिए, इनकम टैक्स की रेड पड़ी। एक कर्नाटक में भूल जाते हैं, इनके एक विधायक क्या 40 करोड़ अब तौहीन सिन्हा जो कर रहे हैं दीपक झा, अभी तो वही कर रहे हैं ना। आपसे सवाल पूछा धीरज साहू पर, आप पहुंच गए अजीत पवार पर। नोट मिल रहे हैं धीरज साहू के यहाँ से, आप जा रहे हैं अजीत पवार पर। तो पहले धीरज साहू का चैप्टर तो क्लोज कीजिए ना। ये पैसा कहाँ से था, किसका था, क्यों रखा गया था? रीमा जी, आपका सवाल जायज है, आपके सवाल का जवाब इस पर जवाब नहीं आया। सुरेश कलमाड़ी अगर कल्प्रिट होते हैं तो उनका वो पर्सनल, आप उनको भी पर्सनल कह देते हैं। डी राजा पकड़े जाते हैं वो पर्सनल हो जाते हैं, 2G घोटाले के लोग वो पर्सनल हो जाते हैं। कांग्रेस का संबंध है या नहीं है धीरज साहू से? घोटाले में क्या हुआ? 2G घोटाले में क्या हुआ बताइए? बताइए क्या हुआ 2G घोटाले में? सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिया आपको? बताइए। बात है कि सिर्फ बना के आपने कहा ठीक है, सांसद हमारे को भी पास बना देते हैं, आपका पास बन जाएगा, आप चले जाइए। मलूक नागर जी ने बहुत अच्छी बात कही, 2 पास अलाउ है एक सांसद बनाना, लेकिन 6 पास कैसे बने, क्यों बने, 4 पास कैसे बने, क्यों बने? भाजपा इसमें जवाब देने को तैयार नहीं है। दूसरी बात, ये जांच का विषय है या नहीं है? एक मिनट, भाजपा जवाब देगी इस पर या जांच की रिपोर्ट जवाब देगी इस पर? उसी में तो तय होगा ना कि कार्रवाई क्या होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। पूछताछ होगी तब पता लगेगा ना क्या होना चाहिए, या बीजेपी इस पर जवाब देगी? आप ये बताइए मुझे दीपक झा जी। नहीं, बीजेपी भी सर रीमा जी मुझे 2 मिनट दो, जरा मेरा बैक टू बैक है। मलूक नागर जी को लाइए फ्रेम में, सत्ता में बीजेपी, मलूक नागर जी को फ्रेम में लाइए, वो कुछ कह रहे हैं, बोलिए मलूक जी। अच्छा, वो कुछ कह रहे हैं आप ही की बात। रीमा जी, हाँ आ रही हूँ संजय जी, 1 मिनट। हाँ मलूक जी। रीमा जी, इनको जरा प्लीज 2 मिनट के लिए चुप करो। देखिए रीमा जी, मैंने तो देश के सारे नेशनल टेलीविज़न पे बोला, बाई चांस आपके यहाँ आज मौका मिला है, अगर किसी के पास भी किसी का लेन देन पहले 20,000 रुपये था और अभी है 10,000, 9,999 रुपये से ज़्यादा
अगर किसी पे भी पैसा दिया और लिया जाता है तो कानून के हिसाब से, इनकम टैक्स के कानून के हिसाब से वो वायलेशन होती है। तो जिस पे 300 साढ़े 300 करोड़ रुपए पकड़ा गया है, इसमें केवल इनकम टैक्स के एक्ट से संबंधित केवल रूल 6DD जो एग्रीकल्चर इनकम से रिलेटेड है वो केवल एग्जेम्प्ट है। चाहे वो टीएमसी का पैसा पकड़ा जाओ, चाहे किसी कांग्रेस के सांसद का पकड़ा जाओ, चाहे भाजपा के सांसद का पकड़ा जाओ, चाहे बीएसपी के सांसद का पकड़ा जाओ, वो गैर कानूनी है और उसकी सज़ा देश के इनकम टैक्स के कानून के हिसाब से मिलेगी और उस पर जितना पैसा पकड़ा गया उतना ही टैक्स लगेगा और 300 गुना तक उस पर पेनल्टी पड़ेगी। लेकिन आपको भी ये समझना पड़ेगा कि इसकी सज़ा हमारे देश के कानून के हिसाब से अलग है और जो संसद में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और ऑनरेबल होम स्पीकर और सारे ऑनरेबल मिनिस्टर्स को मारने के लिए अगर कोई पहुंच गए हैं तो उसकी सज़ा अलग है। दोनों चीज़ों को अलग अलग तरीके से देखा जाएगा। हम उसकी निंदा करते हैं। अगर उस पर जिस पे 350 400 करोड़ रुपए पकड़े गए, अगर वो डॉक्यूमेंट अपने पेश नहीं कर पाता तो वो भी उसकी निंदनीय है और वो एक देश का कानून के हिसाब से खिलवाड़ कर रहा है। उसकी तमाम संपत्ति कुर्क करनी चाहिए और उसको सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन उसके बदले में इसको बचाव कल की घटना को किसी भी कीमत पे नहीं करना चाहिए। ये उग्रवादियों से मिलती जुलती घटना है। कांग्रेस और उसके साथी भी अगर उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे, उसके लिए सदन नहीं चलने की कोशिश करेंगे तो ये गलत है, 100% गलत है। देश की छवि खराब हो रही है। रीमा जी, आप सिर्फ ये बता दीजिए, बीजेपी के एमपी के ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? आप अपने मुंह से ये बात कांग्रेस के कहीं कह रहे हैं ना कि वो तो जो है क्या कह रहे हैं मलूक नागर जी? मेरा सवाल ये है, मैं सीधी सी बात कर रहा हूँ कि सुरक्षा की चूक कैसे हुई? भाजपा की जिम्मेदारी बनती है, सरकार की जिम्मेदारी बनती है, सरकार का फेल्योर है। और दूसरी बात, जो भ्रष्टाचार का केस है, धीरज साहू से बिल्कुल आप कार्रवाई करिए, उनसे सवाल करिए, उनसे पूछिए कि ऐसा कैसे इनके पास इतना पैसा है। तो दोनों अलग मुद्दे हैं। देश की सुरक्षा, सांसदों की सुरक्षा अलग मुद्दा है। भ्रष्टाचार की बात जो नरेंद्र मोदी जी करते हैं, हम उसका स्वागत करते हैं, पूरा देश स्वागत करता है। और 15 लाख कमाएंगे खाते में, रीमा जी जरा ये भी बता दीजिए, विदेशों से काला धन कमाएगा, जरा ये भी 15 लाख। तो अगर ये जो 350 करोड़ रुपए है ना, इसी में से बांट देते, अगर 15 लाख की इतनी चिंता है तो ये जो 350 करोड़ है इसी में से कुछ कुछ बांट देते गरीबों को, तो शायद ये सवाल आपको यहाँ नहीं उठाना पड़ता ना दीपक झा जी। ये पैसा किस लिए रखा हुआ था? ये भी अरे रुकिए, सारे चोरों को पकड़ के ले, तुहिन सिन्हा जवाब दे रहे हैं आपकी बात का। रुकिए एक मिनट, रुकिए। लोगों को धीरज साहू से अपना संबंध बता दीजिए ना, कांग्रेस पार्टी का कुछ संबंध है या नहीं है? कांग्रेस पार्टी ने बता दिया है कि धीरज साहू का पैसा है। धीरज साहू आके इनकम टैक्स के सामने, कोर्ट के सामने अपनी जवाबदेही तय करेंगे। बिल्कुल धीरज साहू का अपना पर्सनल निजी मामला है। कंपनी चलाते हैं, बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, पैसा कहां से आया धीरज साहू पूरे देश को बताएंगे। अब इसमें हम और आप क्या बताएंगे? ना आपके पास कुछ है खबर, ना मेरे पास कुछ खबर है। हमारे पार्टी को सांसद थे, बिल्कुल। दूसरी बात, तुहिन सिन्हा कह रहे हैं हारे हुए सांसद क्या दिख गया। अरे भैया, आप तो हारे हुए लोगों को वित्त मंत्री बना दिए। स्वर्गीय श्रीमान अरुण जेटली जिस दुनिया में नहीं है, उनका नाम लेना मेरे लिए दुखद है। लेकिन दीपक झा जी, वक्त की बात है, मैं तुहिन सिन्हा पर आना चाहूंगी। मैं एक मिनट, वो साइकिल का फोटो फिर दिखाइए। ये जनता को मिसगाइड करना कब तक चलता रहेगा? मतलब पेट्रोल के पैसे नहीं है, मैं तो साइकिल पर जा रहा हूँ, 350 करोड़ रुपए दबाकर बैठे हुए हैं। ये क्या है? ये तो कांग्रेस पार्टी के सांसद के बतौर ही उन्होंने किया था ना। तुहिन सिन्हा जवाब देंगे। इस साइकिल वाला फोटो दिखाइए फिर से, तुहिन सिन्हा। अरे बीच में मत बोलिए दीपक जी। दीपक जी बीच में नॉन स्टॉप नहीं, दीपक जी नहीं, नॉन स्टॉप नहीं, नॉन स्टॉप नहीं। आप बहुत बोल रहे हैं। एक बार जवाब सुनिए, जवाब सुनिए। आपने आरोप लगाया, आरोप लगाया ना, आपने भाजपा पर आरोप लगाया। आप जवाब सुनिए। तो इनसे देखिए, सबसे पहली बात, सुरक्षा पर, देश की सुरक्षा पर चिंता करना कांग्रेस पार्टी को
अरे क्या कहाँ शांत रहिए ना। दीपक झा जी, आप प्रवक्ता है एक पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता जो है, 1 मिनट रुकिए दीपक झा जी, कांग्रेस पार्टी के जो प्रवक्ता जब भी शो पर आते हैं ना, उनके बीच में अगर कोई बोलता है तो मैं उनको भी चुप कराती हूँ, चाहे वो बीजेपी के हो या कोई और पार्टी के हो। तो कृपया करके अब शांत रहिए थोड़ा सा। देखिए रीमा जी, आप में बहुत ज्यादा पेशेंस है, लेकिन जब ये इसी तरह की हरकतें लोकसभा या राज्यसभा में करेंगे ना, तो वहां ये बर्दाश्त नहीं होगा, और तो इसलिए इनके सांसदों को बाहर किया जा रहा है। दूसरी बात, इनको सुरक्षा के विषय पर चिंता करना शोभा नहीं देता है, इनको सुरक्षा के विषय पर चिंता करना शोभा नहीं देता है। 2001 में वाजपेयी जी की सरकार थी जिसने सिमी को बैन किया था। पिछले साल हमने जो है पीएफआई को बैन किया, और ये लोग क्या करते हैं, हमास के लीडर को बुलाकर जो है केरला में संबोधन करते हैं, संबोधन कराते हैं, और कोई उसकी निंदा तक नहीं करता है। तो ये इनकी हकीकत है। दूसरी बात देखिए, मेरा सवाल बीच में नहीं दीपक झा जी, पेशेंस रखिए थोड़ा, आपका अभी मेरे पास समय है, आपके पास आऊंगी मैं। 1 मिनट रीमा जी, मेरा सवाल जो है बहुत सरल सवाल है कि जो इतने 350 करोड़ रुपए पाए गए हैं, क्या वो पैसा भारत जोड़ो यात्रा की फंडिंग उसके द्वारा हुई थी? आखिर क्या वजह है, क्या टैलेंट है धीरज साहू के अंदर, वो मुझे नहीं समझ में आ रहा है। जवाब ठीक है, क्या इस पैसे की फंडिंग भारत जोड़ो यात्रा में की गई या राहुल गांधी से इस पैसे का कोई संबंध है? अब इसका सीधा जवाब दीपक झा जी, सीधा जवाब। देखिए, बिल्कुल कोई संबंध नहीं है। भाजपा झूठों की पार्टी है, चोरों की पार्टी है, और सबसे बड़े बेशर्मों की पार्टी है। दूसरी बात, ये क्या था? चोरों की पार्टी कैसे कह रहे हैं आप? 1 मिनट रुकिए, चोरों की पार्टी कैसे है? मैं बता रहा हूँ ना। ये क्या जुमला, ये क्या आपने जुमला दिया है अभी? चोरों की पार्टी, चोरों की पार्टी, जगदीप धनखड़ की तरह इनको बाहर कीजिए। बोलने दीजिए ना रीमा जी, जगदीप धनखड़ की तरह इनको बाहर कीजिए। अध्यक्ष कैमरे के सामने घूस लेते पकड़े गए थे, पूरे देश ने चोरों की पार्टी आपने कैसे कहा है बीजेपी को, वो मुझे बताइए। आप रुकिए दीपक झा जी, आप बहुत बोल लिए दीपक झा जी। मुझे पता है कांग्रेस पार्टी में आजकल प्रवक्ताओं को यही ट्रेनिंग दी जा रही है कि आप लाउड होकर के अपनी बात रखें ताकि सामने वाला कुछ लॉजिक ना दे पाए, लेकिन यहाँ पर ऐसे नहीं होगा, ऐसा कहीं नहीं होगा। आप ये बताइए, आपने चोरों की पार्टी क्यों कहा है बीजेपी को? कौन चोर है बीजेपी में? चोरों का क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कैमरे के सामने पैसा लेते पकड़े गए थे, नहीं पकड़े गए थे? धीरज साहू कौन है? इसलिए धीरज साहू कौन है? भाजपा को कहा, कौन सी पार्टी के हैं धीरज साहू? कौन सी पार्टी के हैं? तो क्या कांग्रेस को चोरों की पार्टी कह दूं मैं अभी? क्या कांग्रेस चोरों की पार्टी है? क्या कांग्रेस चोरों की पार्टी है? क्या कांग्रेस ठगों की पार्टी है? 1 मिनट, ये क्या था? इस तरह नहीं होता। मैं पत्रकार हूँ इसीलिए पूछ रही हूँ आपसे। आप कैसे कह देते हैं किसी को भी चलते फिरते चोरों की पार्टी? भाजपा के डिफेंड करेंगे तो फिर गलत बात हो जाएगी। मुझे गलत शब्दों पर आपत्ति है। मैं भाजपा को नहीं और कांग्रेस को नहीं डिफेंड कर रही, गलत शब्दों को मैं डिफेंड नहीं करूंगी। चोरों की पार्टी आपने कैसे कह दिया? चोरों की पार्टी तो फिर जिसके पास है पैसे, इसका मतलब तृणमूल कांग्रेस चोरों की पार्टी है, कांग्रेस चोरों की पार्टी है, तेजस्वी यादव चोर है, ये कहे फिर हम? 1 मिनट रुकिए, अब जवाब, अंत में जवाब सुन लीजिए तुहिन सिन्हा से। राष्ट्रीय अध्यक्ष कैमरे के सामने लाखों रुपए घूस लेते हुए पकड़े गए थे, इसलिए भाजपा चोरों की पार्टी है, भाजपा रिश्वतखोरों की पार्टी है, भाजपा भ्रष्टाचारियों की पार्टी है, भाजपा जुमलेबाजों की पार्टी है। बिल्कुल सही कह रहा हूँ मैं। और दूसरी बात, अब रुकिए, बताइए, थामिए अब थोड़ा सा, अब जवाब सुनिए तुहिन सिन्हा का अंत में। तुहिन सिन्हा जी, अब बीच में मत बोलिएगा दीपक जी। ये जो 21 साल पुराना ये वाकया बता रहे हैं, वो भाजपा में एक अपवाद था और उन्हें अपने पद को त्यागना पड़ा था। लेकिन ये भूपेश बाघेल ने जो छत्तीसगढ़ में किया है, जिस प्रकार से आदिवासियों को लूटा है, दरअसल चोर उन लोगों को कहा जाता है जो आदिवासी और गरीब को इस प्रकार से तरह तरह के स्कैम के द्वारा लूटते हैं। देखिए, शुभम सोनी ने मतलब बकायदा वेन्यू, टाइम और कौन से ऑफिशियल मौजूद थे, इस जानकारी के साथ भूपेश बाघेल का नाम लिया। अगर भूपेश बाघेल में जरा सी भी ईमानदारी होती
क्या वो इसको गिरफ्तार नहीं करते? क्या वो मानहानि का दावा नहीं करते? तो ये कांग्रेस का असल चरित्र है, जहां इनको वक्त नहीं है मेरे पास, शासन करने का वक्त नहीं है मेरे पास, और वक्त नहीं है दीपक झा जी, वक्त नहीं है मेरे पास। लेकिन अंत में मैं बस ये कहूंगी दीपक झा जी, रुकिए, चलते चलते मैं बस ये कहूंगी, आपने एक बहुत अच्छी टैगलाइन दे दी है आज मुझे कि जितने भी लोगों के यहाँ से पैसे पकड़े जा रहे हैं, जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के केस चल रहे हैं, जिनके ऊपर छापे पड़ रहे हैं, वो सब चोर हैं और चोरों की पार्टी है। तो आगे से जब मैं ये बात कहूंगी ना तो फिर ऑब्जेक्शन मत कीजिएगा, ठीक है? बिल्कुल, आप भाजपा के लिए भी कहिएगा। हाँ, फिर ऑब्जेक्शन नहीं, उन सभी नेताओं को चोर कहा जाए आज से, फिर ऑब्जेक्शन मत कीजिएगा, फिर ये मत कहिएगा कि पत्रकार ऐसा बोलते हैं वैसा बोलते हैं। चलिए, आपके पेशेंस की मैं दाद देता हूं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों और सभी खास मेहमान हमारे साथ आज 5 की पंचायत में जुड़े, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसीलिए मुद्दा चाहे वो सुरक्षा का हो, उस पर तो कोई कॉम्प्रोमाइज हो ही नहीं सकता, और सरकार ने भी आज ये कह दिया है सीधे तौर पर, और कहा ही नहीं है बल्कि करके भी दिखाया है। कल की घटना को लेकर जांच भी चल रही है और तमाम तरीके से जो भी जांच होनी चाहिए वो की जा रही है, गिरफ्तारी भी हो चुकी है। लेकिन सवाल ये उठता है, इस सब की आड़ में अगर आपके पास कोई मुद्दा नहीं था, क्योंकि इससे पहले तो जितने भी संसद के सत्र रहे हैं उन सबको वॉश आउट करने की कोशिश की गई है तमाम मुद्दों को उठाते हुए, इस बार विपक्ष के पास कोई मुद्दा बड़ा था नहीं, क्योंकि नोट निकल रहे थे कांग्रेस के सांसद धीरज साहू के ठिकानों से, तो इसलिए बैकफुट पर थी ऑपोजिशन पार्टियां। अब कल उनको मिल गया मुद्दा, तो अब उनको ये नहीं सोचना है कि सुरक्षा है, राष्ट्रहित है, क्या है, लेकिन अब उनको सिर्फ और सिर्फ सरकार को घेरना है, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण सा लग रहा है। चलिए, आज 5 की पंचायत में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।